हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मई 2016 का सीटेट पेपर सेकेंड। सॉल्यूशन करेंगे इसका और बाल विकास शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है। अधिगम युक्तियां हमने अच्छी अपनानी है और डेवलप करनी है। हमें अलग अलग प्रकार से अधिगम युक्तियां अपनानी है। हमें उस प्रकार के उसको हमें पाना है। तो उसको पाने के लिए हमें किस प्रकार का आकलन करना चाहिए हमें बताना है। जो रिफ्लेक्ट करना है हमें कौन सा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है बताना है हमें कि असेसमेंट फॉर लर्निंग स्ट्रेटजीज, हमारी जो लर्निंग स्ट्रेटजीज है, अधिगम युक्तियां हैं, उनको अच्छा करना है। तो किस प्रकार का आकलन हम करेंगे। आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए हम नहीं करते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आप फर्स्ट क्लास हैं, आप सेकंड क्लास हैं, आप फेल हैं। इस प्रकार का थप्पा नहीं लगाते हैं, ठप्पा नहीं लगाते हैं हम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, हम अधिगम युक्तियों के लिए आकलन में ऐसा ही करते हैं कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसके दौरान आकलन करते हैं। अलग अलग अधिगम युक्तियां बनाने के लिए करते हैं। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो आकलन होता है उससे हमें नए नए विधियों का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार की युक्तियां बनाते हैं और उस प्रक्रिया से हमें ऐसा प्राप्त होता है, ऐसा मिलता है। अभिभावकों और शिक्षार्थियों आदि को उपलब्धि के प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए आकलन हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। हमें तो अच्छी शिक्षण अधिगम युक्ति सुझाना है। उस प्रकार के अधिगम से, उस प्रक्रिया में जो अधिगम युक्तियां इस्तेमाल करना है हमें, उस प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार का आकलन हम करते हैं कि जो हमारी शिक्षण अधिगम युक्ति और अच्छी हो जाए। आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाता है, गलत बात है। ये तो बीच में करके ही पता चलेगा कि किस प्रकार की हमें अधिगम युक्ति अपनानी चाहिए जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल लर्निंग स्टाइल अच्छी हो जाए हमारी। इस प्रकार हम आकलन करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, तब हमें पता चलता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार सबसे अच्छा विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में पहली बार विद्यालय जाने वाली पीढ़ी के कुछ शिक्षार्थी हैं। वहां शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चे के माता पिता विद्यालय नहीं गए हैं, अनपढ़ हैं और उनके बच्चे पहली बार विद्यालय जा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए बताना है। अभिभावकों को बुलाकर एक लंबा भाषण दें कि वे किस प्रकार अपने इन बच्चों पर धन व्यर्थ कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। ये आप ये बोल रहे हैं उनके माता पिता अनपढ़ हैं और उनके पास पैसे हैं लेकिन वे पढ़ाने भेज रहे हैं। तो आप कह रहे हैं उनसे कि आप बिल्कुल खर्चा कर रहे हैं, इन पे व्यर्थ कर रहे हैं, ये सीख ही नहीं सकते, आप भी अनपढ़ हैं, ये भी अनपढ़ रहेंगे। इस प्रकार से कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को समझने के लिए उनसे बात करें तथा कक्षा को उनके अधिगम के लिए प्रेरक बनाएं। बिल्कुल ऐसा करना है हमें कि बच्चों से बात करना है, उनको समझाने के लिए या उनको समझने के लिए कि किस प्रकार वे सीख सकते हैं। हमें बताओ, आप इस प्रकार से समझना है और क्या क्या समझ में आ रहा है आपको, इस प्रकार से उन्हें पूछना है, बात करना है। कक्षा को उनके अधिगम के लिए प्रेरित करना है, उन्हें प्रेरक बनाना है। इस प्रकार हमें बच्चों को सिखाना है यदि वे अनपढ़ माता पिता के बच्चे हैं। संवेदनशीलता से बच्चों को बताएं कि उनमें और शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, उनमें और शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, ऐसा कह देना है उन्हें। आप तो पढ़ ही नहीं सकते, ऐसा कह देना है क्या उन्हें? बिल्कुल नहीं कहना है। अतः उन्हें अब अपने माता पिता के कार्यों में मदद करनी चाहिए। बच्चे के माता पिता मजदूरी करते हैं तो आपने उन्हें भी कह दिया कि आप भी मजदूरी कीजिए, बिल्कुल गलत है। इस प्रकार फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को, वंचित बच्चा है,
मतलब उनके माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, निम्न वर्ग के बच्चे हैं, इस प्रकार उन्हें कहा जाता, शिक्षार्थी हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए बताना है हमें, या उनके लिए क्या करना चाहिए, इस प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए क्या करना चाहिए बताना है हमें। वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी हैं, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के पेशे का अनुकरण कर सके। बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से आपने उन्हें यही पढ़ा दिया कि जो माता पिता कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो आपने मजदूरी करवा, व्यावसायिक कुछ सिखा दिया। दुकान चला रहे हैं माता पिता, तो आपने बोला कि आप दुकान चलाइए। पान बेच रहे हैं, तो आपने बोला कि उस बच्चे को भी पान बेचिए। अब ये गलत है, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उन्हें नियमित विद्यालयों में डाला जाना चाहिए तथा सभी शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उन्हें पाठ्यचर्या अपनाने तथा सीखने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जो भी उनका संदर्भ है, सामाजिक का स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, उस प्रकार से उन्हें पाठ्यचर्या सिखानी चाहिए और सीखने में मदद करना चाहिए। नियमित विद्यालयों में भेजना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता के साथ दुकान में काम करने लगे। इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में जो भी वे सीख सकते हैं, अच्छा विकल्प है यह उनके लिए। और इस प्रश्न का भी उत्तर यही होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन सेकंड, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें किसी प्रकार शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। गलत है, शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए हर बच्चे को। भिन्न विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक योग्यताएं अन्य शिक्षार्थियों से मेल नहीं खाती। बिल्कुल गलत है। संज्ञानात्मक योग्यताएं जो होती है वैसी ही होती हैं। यदि आप एनालिसिस करते हैं तो दूसरे बच्चे भी एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आप गणित हल कर सकते हैं तो वे भी गणित हल कर सकते हैं। इस प्रकार संज्ञानात्मक योग्यताएं अलग नहीं होती है, लेकिन सीखने का तरीका जरूर अलग अलग होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अक्षमता या अशक्तता वाले बच्चे में अधिगम अशक्तता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, एफेजिया या डिस्फेजिया, इस प्रकार हो सकता है। बच्चे धीरे से सीखते हैं, थोड़ा उन्हें प्रयास करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे बताना है आपको। अलग अलग संस्थान में भेज देना है, उन्हें अलग संस्था में डाल देना है, ना कि मुख्य धारा के विद्यालय में। बिल्कुल मुख्य धारा में शामिल होने चाहिए वे बच्चे भी, अलग संस्थान में नहीं डालना है, ऐसी कहती है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जहां उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई हो। बिल्कुल ऐसा ही कहती है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। व्यावसायिक शिक्षा दी जाए तथा उससे विज्ञान तथा लेखन कौशल ना सिखाया जाए। बिल्कुल विज्ञान भी सिखाना है, लेखन भी सिखाना है, बिल्कुल व्यवसाय ही नहीं सिखाना है उन्हें, क्योंकि वे विकलांग हैं या फिर अधिगम अशक्तता है यहाँ पर, तो सीख नहीं पा रहे हैं अच्छे से। डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया है। तो आप जरूरी नहीं है कि बच्चा थोड़ा धीमे सीख सकता है, धीमे से लेखन कौशल सीखेगा, लेकिन सीख अवश्य जाएगा, विज्ञान भी वह सीख जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसकी त्रुटियों के लिए बुरा तथा कठोर दंड दिए जाने की आवश्यकता है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत है ये तो ऑप्शन। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो क्या करते हैं। उनकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, अभिसारी चिंतन होता है, वो बहुत सारे तथ्यों से एक निष्कर्ष अच्छे से निकाल लेते हैं, समस्या समाधान कर लेते हैं। और जो क्रिएटिव बच्चे हैं, सृजनात्मक बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, एक मौलिक और नवीन विचार बनाते हैं, नया नया निर्माण करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं, अपसारी चिंतन रखते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया रचनात्मकता कही जाती है। The act of creating an original and novel idea or object is known as creativity। बिल्कुल नया कुछ निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार बच्चे, दोनों प्रकार के बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है कि वे क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। उनकी पूर्ण संभावनाओं के योग्य बनाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। जिस प्रकार की संभावना है उनमें, यदि वह कला के क्षेत्र में है, क्रिएटिव है, या मैथमेटिक्स के क्षेत्र में क्रिएटिव है, साइंस के क्षेत्र
क्षेत्र में क्रिएटिव हैं, सृजनात्मक हैं, तो इस प्रकार उन्हें पूर्ण संभावनाओं के योग्य बनाने के लिए विशेष ध्यान देना है हमें। उस प्रकार हो सकता है ऑप्शन, बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। और व्यवहार करने में बहुत दुस्साध्य होते हैं और शिक्षक को उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार नहीं करना है, बिल्कुल लचीला रहना है, बिल्कुल बच्चों के समस्या समाधान या उनकी क्रिएटिविटी में हमें उन्हें सपोर्ट करना है, अवसर देना है। ये गलत है, कठोर दंड नहीं देना है। विकास के सभी क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक में प्रतिभाशाली होते हैं। ये तो केवल प्रतिभाशाली बच्चों की बात हुई। क्रिएटिव बच्चे ऐसा जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि उनका सामाजिक विकास अच्छा ना हो, लेकिन वे अच्छी चित्रकारी करते हैं या अच्छा म्यूजिकल इंटेलिजेंस रखते हैं, इस प्रकार हो सकता है। तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। उच्च बुद्धि लब्धांक वाले होते हैं और अपने समवयस्कों की तुलना में उनमें श्रेष्ठ सामाजिक कौशल होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि IQ लेवल अच्छा है तो बच्चा चित्रकारी नहीं करेगा या म्यूजिकल इंटेलिजेंस नहीं करेगा या कुछ नृत्य करके सृजन नहीं करेगा, ये गलत है। और अपने से समवयस्कों की तुलना में उनमें श्रेष्ठ सामाजिक कौशल होता है। ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा सामाजिक अच्छा कौशल रखता है उसी का जो वही प्रतिभा होगी वही समस्या समाधान कर पाएगा। हर बच्चे में समस्या समाधान करने का कौशल विकसित किया जा सकता है, तो यह भी गलत बात है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों के बारे में सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमने देख लिया है। एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को, प्रगतिशील व्यवस्था है, बिल्कुल बच्चों को अच्छे से सीखने का मौका दिया जाता है, अच्छे अवसर प्रदान किए जाते हैं, उनको सक्रिय रखा जाता है। तो आपको अब बताना है कि हमें क्या कर सकते हैं या क्या किया जाना चाहिए। अन्य बच्चों से पृथक किया जाता है तथा केवल भोजन के समय मिलने दिया जाता है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ये तो है ही नहीं ऑप्शन। केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण भी हम नहीं देते हैं, हम बिल्कुल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग नहीं करते हैं, केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं देते हैं, उन्हें जनरल भी शिक्षा दी जाती है, सामान्य भी शिक्षा दी जाती है। उन्हें पूरा हक है कि वे सामान्य शिक्षा प्राप्त करें, बिल्कुल अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें। उन्हें एक शर्त से दूसरे बच्चों में घुलने मिलने की आज्ञा होती है कि वे सभ्य व्यवहार संतुलित रखेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि विशेष आवश्यकता वाले बिल्कुल असभ्यता से व्यवहार करते हैं, उन्हें सभ्यता नहीं आती है और आप उन्हें कह रहे हैं कि आप सभ्यता दिखाएंगे तभी हम दूसरे बच्चों से मिलने देंगे उन्हें, गलत बात है यह। अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकता में तो विशेष व्यवस्था की जाती है, बिल्कुल सही बात है। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हमें व्यवस्था करनी है। जिस प्रकार या फिर विकलांगता है या दृष्टिबाधित बच्चा है, शारीरिक विकलांगता है, इस प्रकार से उन्हें विशेष व्यवस्था देना है और अन्य बच्चों के साथ पढ़ाना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प हुआ ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? बच्चों को ध्यान में रख के सिखाया जाता है, उनकी अलग अलग आवश्यकताएं किस प्रकार है उसे ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हमें बताना है कि इसका क्या अर्थ है। बच्चे सक्रिय होते हैं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में। तो क्या बच्चे निष्क्रिय ग्रहणकर्ता माने जाते हैं और शिक्षक के पास सही ज्ञान है? ये गलत बात है। निष्क्रिय नहीं होते हैं बच्चे, सक्रिय होते हैं। कभी कभी शिक्षक के पास गलत ज्ञान भी हो सकता है। शिक्षार्थी सीखने में धीमे हैं और शिक्षक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर दबाव भी नहीं दिया जाता है, बिल्कुल दबाव नहीं देना है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में। शिक्षार्थियों के ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है और शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शन करता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में ऐसा ही होता है कि बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, उन्हें ज्ञान का सृजन करने का अवसर दिया जाता है। शिक्षक पथ प्रदर्शन करता है, उनको डायरेक्ट करता है, गाइड करता है। शिक्षार्थी कुछ नहीं जानते ऐसा भी नहीं है। और शिक्षण का अर्थ है तथ्यों को उनके पास तक पहुंचाना, इससे तो बच्चा याद कर लेगा, गलत है यह। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण नहीं है यह। इस प्रकार इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को कैसे सुगम बनाया जा सकता है? अच्छे से अधिगम कैसे करवा सकते हैं हम? बिल्कुल आसानी से।
दंड के द्वारा बच्चों को कठोर हो जाएगा, ये तो अधिगम आसान नहीं होगा। ढकेलना नहीं है उन्हें दंड में। बच्चे को बहुत अधिक व्यायाम तथा अभ्यास के लिए भी नहीं कहना है, इससे लर्निंग या अधिगम सुगम नहीं होगा, आसान नहीं होगा। बच्चे पर लंबे समय तक अध्ययन के लिए दबाव भी नहीं डालना है, इससे भी अधिगम आसान नहीं होगा। बच्चा जिन्हें पहले से ही जानता है उनसे कुछ नए तत्वों को जोड़ना है। बच्चे को जो पहले से नॉलेज है उसमें जोड़ कर हमें उसका ज्ञान बढ़ाना है, अधिगम आसान कर देना है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे और वाइगॉट्स्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक। पियाजे और वाइगॉट्स्की बिल्कुल एक मत हैं, जो भाषा के संदर्भ में उनका अलग अलग मत है, लेकिन अधिगम के संबंध में रचनावादी कक्षा के संबंध में एक मत है। वे कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, उस शिक्षक को उन्हें बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहिए, अवसर देना चाहिए सीखने का। तो विविध विषयों, क्या ये ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो विविध विषयों, क्या ऐसा कहते हैं पियाजे और वाइगॉट्स्की की विविध विषयों पर लंबे व्याख्यान देता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा करना है हमें, ऐसा कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। शिक्षार्थियों को पूछने और समस्या समाधान के अवसर देना है हमें, ऐसा कहते हैं। बच्चे खुद अपने ज्ञान की रचना करेंगे, खुद सृजन करेंगे, ऐसा कहते हैं पियाजे। बिल्कुल उन्हें समस्या समाधान के अवसर देना है। पीछे की सीट पर बैठ जाता है और शिक्षार्थियों का परीक्षण करता है, ऐसा नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं करना है शिक्षक को, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। पियाजे और वाइगॉट्स्की पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखा देता है, ऐसा भी नहीं कहते हैं। वाइगॉट्स्की या पियाजे इस प्रकार नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि बिल्कुल आप प्रश्न पूछिए बच्चों से और समस्या समाधान के अवसर दीजिए और वे अपने ज्ञान का सृजन खुद करेंगे। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को कक्षा में मामूली सी भूमिका निभानी होती है। क्या पियाजे शिक्षक की भूमिका को तो मामूली सा आंकते हैं? बिल्कुल नहीं आंकते हैं। वे कहते हैं कि बच्चे के विकास में या अधिगम में बिल्कुल निभाता है भूमिका शिक्षक, वो बिल्कुल अवसर प्रदान करता है सीखने में बच्चे की। हाँ तो नहीं है, इसका आंसर नहीं से स्टार्ट होगा। हाँ का ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि पियाजे द्वारा सुझाए गए विकास के मार्ग पर चलते हुए बच्चा स्वयं ही संज्ञानात्मक रूप से सीखेगा, लेकिन हाँ नहीं होगा ये, क्योंकि जो पियाजे हैं वो शिक्षक की भूमिका को कम नहीं आंकते हैं। नहीं है क्योंकि शिक्षक बच्चों की सक्रिय खोजों में सहायता करता है, बिल्कुल करता है, और सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल ये मामूली सी भूमिका नहीं होती है, थोड़ी अच्छी भूमिका होती है। शिक्षक बच्चों की सक्रिय खोजों में सहायता बिल्कुल करता है और सुविधा भी प्रदान करता है। नहीं क्योंकि शिक्षक को प्रशासकीय कर्तव्य भी पूरी करने होते हैं, गलत बात है। उन्हें इसी लिए बिल्कुल भूमिका निभानी होती है, ऐसा नहीं कहते हैं पियाजे और वाइगॉट्स्की। हाँ क्योंकि बच्चा दुनिया के बारे में अपने ही विचारों की संरचना करता है, ये तो कहते हैं, लेकिन वे शिक्षक की भूमिका को कम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निरंतर तथा सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? हमें CCE करना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है, अलग अलग प्रकार से मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा अच्छा विकल्प है, कौन सा प्रभावी पद्धति है। इसके लिए आकलन सत्र के प्रारंभ में और अंत में कर लिया, बीच में कौन करेगा? विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग द्वारा बच्चे का आकलन एक समयावधि के भीतर करना है, एक फिक्स्ड टाइम है, 1 सेमेस्टर या 1 ईयर या 6 महीने, इस प्रकार से हमें आकलन करना है इसके भीतर। इसमें क्या होगा कि बच्चे का हम आकलन शुरू में भी करेंगे, मध्य में भी करेंगे, बाद में भी करेंगे, तीनों प्रकार के शामिल हो जाएंगे इसमें। समय समय पर बच्चों को केवल लिखित परीक्षा ही नहीं करवाना है सतत मूल्यांकन में, बहुविकल्पी ही प्रश्न नहीं देना है सतत मूल्यांकन में। तो इस प्रकार इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों के कार्य की आलोचना के बजाय प्रशंसा की जाए। बिल्कुल बच्चों को अपने आप को महत्वपूर्ण करवाना है, इससे बच्चे अच्छा इंटरेस्ट आता है उनका सीखने में।
वे अच्छा महसूस करते हैं कक्षा में। सही है, क्योंकि कोई भी अभिभावक शिक्षक से यह शिकायत नहीं कर सकेगा कि उसने उनकी बच्ची को डांटा है। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, डांटते नहीं हैं कि बच्चा से अभिभावक शिकायत नहीं करेगा। अच्छा विकल्प नहीं है यह, गलत है, क्योंकि प्रशंसा से बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, मोटिवेट होते हैं, बच्चे अभिप्रेरित होते हैं। गलत है, क्योंकि बच्चे वयस्कों द्वारा आलोचना करने से ही अपने कार्य को बेहतर करते हैं। बिल्कुल, इससे वे डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, अच्छे से नहीं सीखेंगे, निराश हो जाएंगे वह हम यदि उनके कार्यों की आलोचना करेंगे। सही है, क्योंकि यह बच्चे की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल ऐसा ही करता है, यह प्रशंसा करना बिल्कुल बच्चे की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, वे नया नया समाधान ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान शिक्षक के रूप में आपकी सर्वाधिक चुनी हुई विधि क्या होगी? आप मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो किस विधि से हो आप पढ़ाएंगे सबसे ज़्यादा? पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर ही लिखवा देंगे, इससे तो बच्चे निष्क्रिय होंगे। आपको तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहना और उन्हें कक्षा में लिख देना बिल्कुल गलत है। जो प्रतिभाशाली बालक है उसके उत्तर को आप बच्चों को कॉपी करने कह रहे हैं, मतलब वे तो निष्क्रिय हो गए। केवल एक ही बच्चे को अधिगम हुआ है। यहाँ प्रयोगों का संचालन करना और योजना बनाना, बिल्कुल हर बच्चे को बोलना है आप प्रयोग कीजिए, इस प्रकार से सीखिए, योजना बनाइए, प्रोजेक्ट कीजिए। इस प्रकार बच्चा सक्रिय भी रहेगा और विज्ञान की अवधारणा में इसी प्रकार से बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। बच्चों से पाठ जोर से पढ़वाने में विज्ञान वो नहीं सीख जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर भी शिक्षार्थी अधिगम के लिए अभिप्रेरित नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल मोटिवेट हो नहीं पा रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? आप स्टार पर स्टार, स्टार पर स्टार दिए जा रहे हैं, बच्चे का बिल्कुल निराश हो गया है, वो बोर हो गया इससे स्टार ले लेकर। शिक्षक विभिन्न रंगों के स्टार भी देगा तो वो सीख नहीं पाएगा। स्टार पे फिर आप स्टार की वैरायटी बढ़ा रहे हैं अलग अलग प्रकार से। शिक्षक उपयुक्त स्टार नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, वो तो स्टार पर स्टार दे रहा है, और स्टार कितना दे दे वो। शिक्षार्थी अधिगम में असमर्थ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बोर हो गया है आपके स्टार से। लंबी अवधि के अधिगम तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। आप देर तक पढ़ाना चाहते हैं और बच्चे को शाबाश शाबाश हर बार बोल रहे हैं, ये गलत है, ऐसा सुनिश्चित नहीं होगा। केवल रुचि इससे बिल्कुल नहीं आने वाली है, इस प्रकार के पुरस्कार से। तो फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में क्या भूमिका निभाते हैं? बिल्कुल अच्छी भूमिका निभाते हैं। ऐसा कहते हैं वाइगॉस्टकी कि बच्चा जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखता है। इनके सामाजिक सांस्कृतिक संबंध सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, जिनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी है उसके अनुसार बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक में सीखता है और ये बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स असार्थक भूमिका नहीं है, अधिगम से भी संबंधित नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा कहते हैं वाइगॉस्टकी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा क्या सीखता है, कितना अच्छा सीखता है और उस सीखे हुए को वह विभिन्न स्थितियों में लागू करने में कितना सक्षम है। अलग अलग प्रकार से सीख लेता है वो बच्चा, अलग अलग स्थितियों में लागू कर लेता है। तो यह किस पर निर्भर करता है बताना है हमें। शिक्षक द्वारा स्मरण और प्रत्यास्मरण के लिए दिए गए अवसरों पर गलत बात है। इस प्रकार से बच्चा नहीं सीखता है, स्मरण और प्रत्यास्मरण करके याद करके बच्चा नहीं सीखता है, वो तो उसको ज्ञान का सृजन करना है, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है उसे। उसके माता पिता की बुद्धि और उनके द्वारा उस पर किए गए व्यय पर निर्भर नहीं करता है। माता पिता की बुद्धि पर निर्भर एक ही पर निर्भर नहीं करता है, हेरिडिटी पर भी निर्भर करता है, वातावरण पर भी निर्भर करता है और आनुवंशिकता पर भी। विद्यालय के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड की उपयुक्तता गलत बात है। शिक्षक किस प्रकार दंड या
पुरस्कार देगा इस पर भी निर्भर नहीं करता है कि वे अलग अलग स्थितियों में अपने ज्ञान को किस प्रकार अपने सीखे हुए अनुभव को इस्तेमाल करता है। विषयों और लोगों के प्रेक्षण और उनसे परस्पर क्रिया से सीखता है बच्चा, अंतः क्रिया करके सीखता है बच्चा। इस प्रकार वे अलग अलग स्थितियों में अपने ज्ञान का भी इस्तेमाल कर लेता है। तो इस प्रकार इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिक विकास, प्रेरक विकास जिसे हम कहते हैं, उसके अनुसार हमें बताना है, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल के अनुसार बताना है कि जो मोटर डेवलपमेंट है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार जो मोटर डेवलपमेंट है, गति की विकास है, इसका क्या आशय है बताना है। तो हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है प्रिंसिपल। एक होता है प्रिंसिपल सेफेलोकॉडल सीक्वेंस। सेफेलोकॉडल सीक्वेंस बोलता है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ऐसा कहता है सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट प्रिंसिपल। यानी सिर से पैर की ओर होगा बच्चे का विकास, पैर से सिर की ओर नहीं होगा, ऐसा कहता है सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल। और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस जिसे हम कह रहे हैं समीप दूराभिमुख सिद्धांत, इसके अनुसार जो बच्चा है उसका विकास जो होता है वो होता है सेंटर से इधर की ओर होता है। इस प्रकार से सेंटर से विकास होता है बच्चे का विकास प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस के अनुसार, समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है। तो देखते हैं कौन सा अप्रोप्रिएट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। पैर से सिर की ओर नहीं होता है, यह बचपन में जैविकी परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, हो सकता है। विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर होता है, इसमें इंक्लूडेड है, श्रृंखला के अनुसार होता है, लेकिन ये बिल्कुल केंद्र से परिधि की ओर होता है, सेंटर से होता है पेरिफेरी की ओर, ऐसा कहता है यह सिद्धांत। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? सभी बच्चों के लिए बचपन प्रसन्नता की अवस्था होती है। देखते हैं होती है नहीं। बच्चे विचार करने में बड़ों जैसा ही होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। वे बिल्कुल अमूर्त चिंतन नहीं कर सकते हैं, एक अवस्था में ही उनमें इस प्रकार की योग्यता आती है। बच्चे शैतान जीव हैं जिन्हें उनके निकटस्थ प्रौढ़ों को वश में करना होता है। गलत है, बिल्कुल शैतान नहीं होते हैं, शैतानी करते हैं लेकिन ये शैतान जीव है ऐसा हम नहीं कह सकते उन्हें। कुछ बच्चे बिल्कुल अच्छे होते हैं, बिल्कुल प्यारे होते हैं। भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बच्चे बचपन का अनुभव भी भिन्न रूप में करते हैं। बिल्कुल अलग अलग सामाजिक संदर्भ होता है, अलग अलग संस्कृति होती है, तो उनका जो अनुभव भी अलग अलग होता है। इससे अच्छा ऑप्शन ये है, कभी हम रोते हैं कभी हंसते हैं, इस प्रकार होता है, हर बार प्रसन्नता हमें नहीं होती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा खालिस्तान के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। बिल्कुल इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रोल होता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रोडक्ट होता है, अंतः क्रिया से हमारा व्यवहार बनता है और व्यक्तिगत विभिन्नता भी इसी से बनती है। तो हमें बताना है वंशानुगत पहले ही आ चुका है, अब आएगा पर्यावरण वाला कारक, वातावरण वाला कारक। जीन तो आनुवंशिकता ही है, आनुवंशिक बनावट भी वंशानुगत ही है, वंशानुगत यह भी है, जन्मजात कारण भी वंशानुगत है। इस प्रकार वातावरण और पर्यावरण से रिलेटेड यही ऑप्शन है। तो इस प्रकार इसका सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? विद्यालय की अच्छी भूमिका है, परिवार की सबसे अच्छी भूमिका होती है। आधारभूत संरचना के बारे में गलत बात है, आधारभूत संरचना की भूमिका नहीं होती है। घर के मकान के साथ विद्यार्थी इंटरेक्शन या बातचीत नहीं करता है, वह सामाजिकरण में भूमिका निभाता नहीं है। फिजिकल आधारभूत संरचना, मीडिया की बिल्कुल भूमिका होती है, कभी कभी बच्चा टेलीविजन से सामाजिकरण कर लेता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? इसके लिए आपको डिटेल थ्योरी देखनी है और ये 2 टर्म हैं इसमें, आत्मीकरण और समायोजन। आत्मसात्करण और समायोजन होता है।
तो उसको आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ZPT जैसा कुछ बात नहीं करते हैं पियाजे, तो ये आत्मीकरण की बात करते हैं लेकिन ZPT नहीं करते हैं। समायोजन की बात करते हैं लेकिन आधारभूत संरचना की बात वाइगॉस्ट की करते हैं। IQ और सृजनात्मकता की बात नहीं करते हैं पियाजे। पियाजे बात करते हैं इन दोनों की, और वह है चौथे विकल्प में। इस प्रकार इसका उत्तर यह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की पूर्ण अवहेलना करता है। एक मतलब मैं जो समझता हूँ उसी प्रकार होगा, दूसरे की अवहेलना कर देता है, समझ ही नहीं आता है उसे कि क्या हो रहा है, तो वह किस प्रकार का व्यवहार है, क्या कारण है इसका। पियाजे बोलते हैं इसका कारण है आत्म केंद्रित व्यवहार। इसका पहला ही ऑप्शन सही है। अनुकरण की क्षमता, प्रतीकात्मकता पर फोकस, इस प्रकार ये बात नहीं करते हैं, एकाग्रता की बात नहीं करते हैं। पियाजे सीधा सीधा कहते हैं कि आत्म केंद्रित व्यवहार के साथ करने के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व परंपरागत नैतिकता में, यह क्वेश्चन आया है कोलबर्ग की थ्योरी से, उसमें आता है एक स्टेज पूर्व परंपरागत नैतिकता में। ये एक स्टेज है, इसमें 2 सब स्टेज होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। बहुत से नियमों तथा मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है, क्या ऐसा कहते हैं इस स्टेज में कोलबर्ग? बिल्कुल ऐसा नहीं कहते हैं। ये तो मूल्य बिल्कुल नहीं आते हैं। हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले। न्याय के व्यापक तथा उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंधन के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है नियमों तथा मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है, व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य बाएं होते हैं, क्या ऐसा कहते हैं कोलबर्ग इस स्टेज के बारे में? तो देख लेते हैं इसका। इसमें स्टेज है, सबसे पहले ही स्टेज से क्वेश्चन आया है, और उसमें क्या होता है, दंड सापेक्षित अभिमुखता होती है। और उसमें बच्चा क्या करता है, जिस प्रकार हम दंड देंगे उसका व्यवहार उसी प्रकार निर्धारित हो जाता है। कई बार माता पिता दंड के माध्यम से बच्चे के व्यवहार को सुधारते हैं। यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता में क्या होता है, बच्चा चाहता है कि मैं आपको कुछ दूंगा और आप मुझे कुछ और देंगे। यदि बच्चे के पास पेन है तो वह यदि किसी दूसरे के बच्चे के पास अच्छी पेन है तो वो बोलेगा कि मैं ये पेन दे दे रहा हूँ, तो मेरे को ये पेन दे देना। तो इस प्रकार यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता होती है। बच्चे में अब अदले बदले की भावना हो जाती है कि मैं ऐसा करूँगा तो आपको ऐसा करना होगा या तुझे ऐसा करना होगा, ऐसा वो अपने दोस्तों के साथ करता है। तो ये बिल्कुल एक्सटर्नल है, बाहर से आ रहा है यह, तो इसी के बारे में पूछा गया है। और ये बाहर से आने की बात जो है वो ऑप्शन 4 कहता है कि व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य बाह्य होते हैं, बाहरी लोगों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है, ना ही न्याय और उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंधन के रूप में देखने के रूप में शामिल होते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान विश्वास करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे के संज्ञानात्मक विकास बच्चे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान विश्वास करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उसकी सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। वाइगॉस्टकी ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे का विकास है, संज्ञानात्मक विकास, वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। तो इसका फ्रेंड्स सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फ्रायड या वाइगॉस्टकी या है ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 1 नहीं होगा, एरिक्सन और पियाजे नहीं होगा। बिल्कुल सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की बात वाइगॉस्टकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? देखिए फ्रेंड्स, भाषा के संदर्भ में पियाजे और वाइगॉस्टकी के विचार अलग अलग है। पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, विचार आते हैं उसमें, और फिर उसके द्वारा भाषा निर्धारित होती है। और फिर वाइगॉस्टकी कहते हैं कि बच्चे पहले भाषा सीखते हैं, उसके बाद विचार आते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये भाषा की भूमिका के बारे में ज़्यादा बात करते हैं वाइगॉस्टकी। पियाजे थोड़ा नकार देते हैं भाषा की भूमिका। बेंडूरा और पावलोव इसकी बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तथा विशेष होता है, इसलिए वह उन्हें अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप से शामिल करता है। बिल्कुल शिक्षक अच्छे से देख रहा है कि बच्चा अद्वितीय है, उसकी यूनिक नीड है, अलग तरीके से सीखता है, विविधता से सीखता है, विशेष है, तो अलग अलग विधियों से सिखाता है, सक्रिय रूप से उसे सिखाता है। तो ये किस प्रकार की शिक्षा है, क्या है, किस प्रकार अपना रहा है वो, क्या अपना रहा है वो, बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा है वो। हर बच्चे की आवश्यकता ध्यान में रखकर उसे सिखाया जा रहा है। विधि केंद्रित, शिक्षक केंद्रित शिक्षा या विद्यालय केंद्रित शिक्षा बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? देखिए, हम बुद्धि के बारे में जानते हैं कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। कभी गतिक बुद्धि होती है, कभी म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है, तो कभी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है, तो कभी गणितीय बुद्धि होती है। अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि अनआयामी अवधारणा है, एक ही अवधारणा गलत बात है, एक ही बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि केवल अनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होती है, वातावरण से भी प्रभावित होती है। केवल वातावरण से भी प्रभावित नहीं होती, अनुवांशिकता से भी प्रभावित होती है। बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विचार को बिल्कुल प्रभावित कहते हैं। पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है और विचार आते हैं, उसके बाद भाषा आती है। वाइगॉस्टकी कहते हैं कि भाषा पहले आती है, उसके बाद विचार आते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। भाषा बिल्कुल प्रभावित करती है, स्वतंत्र समानार्थक से जोड़ी जा सकती है, ऐसा नहीं कहते हैं ये दोनों सिद्धांत। इस प्रकार हम एक्चुअली में जानते हैं कि जो भाषा है इंडिपेंडेंटली, ये जो सिद्धांत है केवल ऐसा नहीं होता है और केवल ऐसा भी नहीं होता है, दोनों तरीकों से होता है, दोनों सम्मिलित रूप से होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3, बिल्कुल प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अभिभावक अपनी पुत्रियों के लिए गुड़िया और पुत्रों के लिए फुटबॉल खरीदते हैं तो उनका यह निर्णय दर्शाता है। पुत्रियों के लिए गुड़िया खरीद रहे हैं और पुत्रों के लिए गेंद खरीद रहे हैं, बिल्कुल ये तो निर्धारित कर रहे हैं पहले से कि पुत्री जो है गुड़िया ही खेलेगी, गेंद नहीं खेलेंगे। पुत्र जो है गेंद ही खेलेंगे, गुड़िया से नहीं खेल सकते हैं। तो ये बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर रूढ़िबद्धता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता की धारणा है, उनमें समरूपता नहीं है, संवेदनशीलता है, लेकिन पहले से आप निर्धारित कर दे रहे हैं, तो ये गलत है। सेंसिटिव नहीं है, आप अच्छे से सेंसिटिव नहीं है कि पुत्र भी है, पुत्र जो है गुड़िया के साथ भी खेल सकते हैं और पुत्रियां गेंद के साथ भी खेल सकती हैं। लैंगिक सशक्तता तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में शिक्षण अधिगम को मानकीकृत कर देना चाहिए क्योंकि इसके बाद ही आकलन उद्देश्यपूर्ण तथा वैध हो सकता है। गलत बात है। बिल्कुल जो अधिगम है वो लचीला होना चाहिए, मानकीकृत नहीं होना चाहिए, एक ही प्रकार का नहीं होना चाहिए। विशिष्ट कर देना चाहिए क्योंकि सीखने वाले में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। बिल्कुल विशिष्ट करना चाहिए, हर बच्चे का आकलन अलग अलग प्रकार से करना चाहिए। विशिष्ट कर देना चाहिए क्योंकि सीखने वाले समांगी समूह है, एक जैसे सीखने वाले नहीं होते हैं किसी भी कक्षा में। मानकीकृत कर देना चाहिए क्योंकि सभी सीखने वालों के लिए अधिगम एक रूप होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। अलग अलग विविधता से पूर्ण कक्षा है हमारी, तो हम सभी बच्चों को एक रूप से नहीं पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। और आई होप इस प्रकार आपने ये सॉल्यूशन कर लिया है। 2016 सीटेट पेपर 2 मई में जो पेपर हुआ था उसका हमने समाधान कर लिया है। आई होप यह समाधान आपको अच्छे से पसंद आया होगा, बिल्कुल पसंद आया होगा, आशा करता हूँ इस प्रकार से मैं। और अंत में यही कहना चाहूँगा, थैंक यू।